Hello everyone, welcome to It's All About Economics. For more videos on economics and for more lectures, tutorials, you can subscribe my channel that is It's All About Economics. और आज का जो लेक्चर है वो है जो दूसरा मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और स्पेशली रिसेशन के और डिप्रेशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम होती है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की और फुल एम्प्लॉयमेंट के जो लेवल को रीस्टोर करने की, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं ये कौन कौन से मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू हैं और हमने समझने की कोशिश करी इनके इंट्रोडक्टिव पर्सपेक्टिव को। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू फर्स्ट की बात करी जो कि था द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की और इसको पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, क्लासिकल और कीन्सियन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा तो इसमें डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। इट्स ओनली एन इंट्रोडक्शन टू अ मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू ओनली। और सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम देखेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, हम पढ़ेंगे स्टैगफ्लेशन के बारे में, हम बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ, बीओपी और एक्सचेंज रेट के बारे में भी नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम अपने आप को जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम तक ही सीमित रखेंगे। और जैसा कि हम देखते हुए आए हैं कि नेशनल इनकम को हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। और बेसिकली अगर हम देखें तो किसी भी देश में जो है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, लेट्स से आप किसी एक वर्ष की बात करते हैं तो एक वर्ष में उत्पादित सभी जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मौद्रिक मूल्य को जो है वो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो नेशनल इनकम जो है वो सभी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका अगर हम मॉनेटरी वैल्यू या मौद्रिक जो है वो मूल्य निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारी राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम है। तो किसी देश में अगर हम बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात क्यों कर रहे हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से हमारा क्या मतलब है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इसमें जो है बहुत सारी इंटरमीडियरी या मध्यस्थ वस्तुएं भी होती हैं। इंटरमीडियरी का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जो कुछ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एक आपकी कॉटन की शर्ट होगी, तो एक कॉटन की जो शर्ट होगी, शर्ट जो है ये एक तरीके का फाइनल गुड हो गया जिसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है, वेयर कर सकता है। और ये जो कॉटन की शर्ट है ये बनी होगी रॉ कॉटन से। तो रॉ कॉटन जो है वो एक तरीके का इंटरमीडियरी प्रोडक्ट हो गया। तो जब भी हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि हम जो वस्तुओं और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य ले रहे हैं वो अंतिम वस्तुएं हों। अंतिम वस्तुएं का मतलब जो या तो उपभोग में इस्तेमाल कर ली गई हों और या तो फिर वो अगले वर्ष के लिए स्टॉक के रूप में काम कर रही हों। तो अंतिम वस्तुओं से हमारा तात्पर्य ये है। क्यों हम ऐसा करते हैं? इंटरमीडियरी जो वस्तुएं होती हैं इनका ना तो फाइनल कंजम्पशन होता है, यानी अंतिम रूप से ना तो इनका उपभोग किया गया होता है और ना ही इन्हें स्टॉक किया गया होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होंगी, या तो उनका फाइनल कंजम्पशन हो गया हो या उनको नेक्स्ट ईयर के लिए स्टॉक के रूप में रख दिया गया हो। तो ये जो जिनका यूज़ ऐसा नहीं हुआ हो, जिनका फाइनल कंजम्पशन ना हुआ हो या स्टॉक के रूप में ना रखा गया हो, वो होती हैं आपकी मध्यस्थ वस्तुएं या इंटरमीडियरी गुड्स। और इसलिए हम इनको इसका ध्यान रखते हैं नेशनल इनकम के जब भी हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, क्योंकि जब हम इन वस्तुओं को भी अगर हम जोड़ लेंगे अपनी नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में तो ये दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाती है, इससे जिसको आप बोलते हैं डबल कैलकुलेशन या डबल अकाउंटेंसी। तो डबल कैलकुलेशन की वजह से हमारी राष्ट्रीय आय जितनी है नहीं उससे ज़्यादा शो करेगी। तो जब भी हम किसी वस्तु के उत्पादन में, अब अगर हमने शर्ट की, अगर हम इस कॉटन की शर्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो कॉटन की शर्ट की जो भी कॉस्ट होगी इसमें ऑलरेडी जो है जो इस पर लगा हुआ कॉटन है उसकी कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है।
तो इसलिए अगर हम कॉटन की वैल्यू को अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर शर्ट की जो कॉस्ट है उसको अलग कैलकुलेट करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कॉटन जो है वो 2 बार जो है वो गणना में आ जाएगा। और इसलिए ये जो इस तरह की जो गणना होगी वो नेशनल इनकम अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करेगी, जिसको कि हम डबल कैलकुलेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो डबल कैलकुलेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो है नेशनल इनकम की गणना करते समय फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ही बात करते हैं। और यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ज़रूरी हैं समझना, एक तो फाइनल कंजम्पशन और दूसरा स्टॉक। ये ध्यान रखिएगा कि जो मध्यस्थ वस्तुएं और सेवाएं हैं इनका न तो अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है और ना ही इसको स्टॉक किया जाता है, वही ये इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं। ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय का जो स्तर होता है, जो भी लेवल होता है नेशनल इनकम का, ये किसी भी देश के जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी आर्थिक प्रदर्शन का और जो ओवरऑल स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको दर्शाता है। तो अगर किसी देश की नेशनल इनकम जो है दूसरे देश की नेशनल इनकम से ज़्यादा है, मान लीजिए कि 2 देश हैं, देश ए और देश बी में भी आप ये भी बोल सकते हैं, लेट्स से ये इंडिया है और ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भारत से काफ़ी बड़ी है और यूएस की जो इकोनॉमी है वो उसकी नेशनल इनकम से आपको दिख सकती है। तो जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी, ऑब्वियस है कि वहाँ पे जो है उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इसका मतलब इंडिया से बहुत अच्छी है, और वहाँ पे जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी इंडिया से बहुत अच्छा है। वो क्यों है? क्योंकि नेशनल इनकम का जो लेवल है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों की है वो क्या है। अब एक बात यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि नेशनल इनकम अकाउंटेंसी में हम इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर केवल आपको आपके नॉलेज के लिए ये बता दूँ कि जीडीपी और जीएनपी जो है, इससे आप जो है वो आपकी नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम की गणना कर सकते हैं। ये आपका जीएनपी या जीएनआई, जिसको आप ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, ये देश की राष्ट्रीय आय यही है। और बाद में हम इन चीज़ों पे जाएंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीएनपी एट पीपीपी क्या होता है, वो हम बाकी आगे के लेक्चर में देखेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसलिए मैं इसको लिमिट कर रहा हूँ। और जीडीपी जो है, जीडीपी किसी भी जो देश की जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं, जैसे कि जो है हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की जो भी भौगोलिक सीमा होगी, उस सीमा के भीतर जिस भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसके मौद्रिक मूल्य को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट या बोलते हैं, तो इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी एक वर्ष में भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होगा उसको हम जीडीपी बोलेंगे। लेकिन जीएनपी जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। इसमें जो विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो एक्स माइनस एम को हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा, हमारी जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा राष्ट्रीय आय आएगा। या विदेशों से हमको किसी भी तरीके की आय प्राप्त हो रही है तो वो इसमें जुड़ेगी, और जो हमारे यहाँ से विदेशों में जा रहा है वो घटेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि खासकर अगर हम देखें, हम आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं, हम 1930s से जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया। तो हम इकोनॉमिक डाउनटर्न की ही बात कर रहे हैं, हम आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं। तो हम ये देखें कि आर्थिक मंदी में न केवल अनैच्छिक बेरोजगारी यानी इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बल्कि जो आपकी जो एक्चुअल नेशनल इनकम है, यानी जो आपकी वास्तविक राष्ट्रीय आय है, वो आपकी संभावित राष्ट्रीय आय के स्तर से नीचे रह जाती है। यानी आपका जो पोटेंशियल लेवल है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं अपने रिसोर्सेज के बेस पर। कोई भी इकोनॉमी जो है उसमें कुछ बेसिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका लेबर हो गया, अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया, या आप इसको के से भी डिनोट कर सकते हैं। आपके पास अवेलेबल लैंड कितनी है, लैंड रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, अदर नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, प्लस आपके पास टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कितनी है। तो ये जो है ये रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज के बेस पर जो भी रिसोर्सेज का स्टॉक किसी एक कंट्री के पास होता है और वो इस लेवल तक पहुंच सकती है उसकी नेशनल इनकम, तो वो पोटेंशियल लेवल होता है हमारा, यानी ये हमारा संभावित राष्ट्रीय आय का स्तर होता है। लेकिन इकोनॉमिक डाउनटर्न में हमको देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है वो बेरोजगार होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि जब भी आर्थिक मंदी होगी तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो डाउन टर्न पे होती हैं, और आर्थिक क्रियाएं अगर डाउन टर्न पे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको प्रॉब्लम, रिसेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, मांग की कमी होगी,
है ना, और ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम होगी, बिना बिका माल पड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अनैच्छिक बेरोजगारी बढ़ेगी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया जाएगा लेबर मार्केट से, और वेज कट पॉलिसी भी बहुत हद तक वहाँ काम नहीं करेगी एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। तो जब भी आप ऐसी स्थिति होगी तो जो आपकी एक्चुअल नेशनल इनकम है, एक्चुअल नेशनल इनकम मतलब जो आपको एक्चुअल में प्राप्त हुई है, ये तभी समझ में आएगा आपको जब वो पूरा आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो निकल जाएगा। लेट्स सपोज हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं, तो जब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर बीत जाएगा तब आपको पता चलेगा 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में जाके जब आपको रिवाइज डेटा मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल नेशनल इनकम पिछले साल या फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में क्या थी। और ये डाउन टर्न के समय पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल लेवल से बहुत कम होती है। पोटेंशियल लेवल जो है या संभावित राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो एक टिपिकल काम है, और इसके लिए आपको रिसोर्सेज को देख के और एक प्रोडक्शन फंक्शन में फिट करना पड़ता है कि आपकी पोटेंशियल जीडीपी क्या होगी या पोटेंशियल जीएनपी क्या होगी फॉर सम नेक्स्ट क्वार्टर्स और फॉर सम नेक्स्ट ईयर्स, फ्यूचर ईयर्स। इसके बाद हम आते हैं पर्टिकुलरली अगर हम एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें, तो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में अगर हम देखें तो वहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है केन्सियन, अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बेसिक कॉज है किसका, एक्चुअल और पोटेंशियल इनकम में डिफरेंस का। तो ये जो एक्चुअल आपकी जीडीपी है या जीएनपी, लेट्स सपोज हम अभी जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी एक्चुअल जीडीपी है वो कम रह जाती है आपकी पोटेंशियल जीडीपी से। और ये ऐसा होता क्यों है, एक जब भी हम एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस की वजह से होता है। और ये हम लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि केन्सियन इकोनॉमिक्स जो है वो डिमांड साइड को ज़्यादा फोकस करती है, और वो बोलती है कि डिमांड डेफिशिएंसी ही है ये जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये डिमांड डेफिशिएंसी जो है ये वेज कट पॉलिसी और आपके सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड से नहीं चल सकती। तो आपको कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि मार्केट में जो है वो एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज़ हो। और अगर एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज़ नहीं हो पाता है तो जो इकोनॉमी है वो डाउन टर्न में और प्रॉब्लम उसके लिए होगी, जो रिसेशन है वो उसके लिए डिप्रेशन में क्रिएट हो जाएगा। और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें जहाँ पर जो है वो लेज़र फेयर पॉलिसी है, यानी जो गवर्नमेंट का जो है वो न्यूनतम हस्तक्षेप है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ पर स्विंग्स आते हैं, यानी जिसको हमने ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल्स की बात करी। तो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो डाउन टर्न पे होती हैं तो एक्चुअल जो आपकी नेशनल इनकम होगी वो जाहिर सी बात है पोटेंशियल से कमी होगी। अब अगर हम पर्टिकुलरली अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ बहुत सारे जो डिमांड जो आपका मांग पक्ष है उसके साथ साथ जो आपका पूर्ति पक्ष है यानी सप्लाई साइड जो है ये भी जिम्मेदार होता है नेशनल इनकम में उच्चावचन के लिए या आर्थिक क्रियाओं में उच्चावचन के लिए। और जैसा कि हम कीन्सियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कीन्सियन इकोनॉमिक्स जो है वो आपके जो इसका एक बैकग्राउंड है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, और खासकर जो है ये इन्होंने जो है यूएस और यूके की इकोनॉमीज़ को जो है देखने की कोशिश करी। तो इनके जो उपाय हैं और इनके जो उसके ऑब्जर्वेशन हैं ये एक फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हैं। और अगर हम अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, खासकर ले सपोज कि हम अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग अभी पूरी तरीके से जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डिमांड साइड के साथ साथ सप्लाई साइड्स के भी जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ जो है वो नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या उसमें जो उच्चावचन का या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशंस का रीज़न बनते हैं। खासकर अगर हम देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल अगर हम देखें तो ये एक सप्लाई साइड की प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास यूएस और यूके की अगर हम बात करें तो दे आर कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमीज, यानी वहाँ पर कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल दे हैव अबंडेंस। बट अगर हम अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो वहाँ पर फिजिकल कैपिटल की बहुत प्रॉब्लम है। फिजिकल कैपिटल इन द सेंस जो आपका मनी है,
और इसके साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में स्किल्ड लेबर की कमी होती है, अनस्किल्ड लेबर बहुत बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और अनस्किल्ड लेबर को हम कभी भी ह्यूमन कैपिटल नहीं बोलते, ह्यूमन कैपिटल हम बोलते हैं स्किल्ड लेबर को या सेमी स्किल्ड लेबर को। इसके साथ ही साथ अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, अदर रिसोर्सेज की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें जो भी आपके पास है, ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर जो है वो नेशनल इनकम के लेवल को डिटरमिन करती हैं, इंक्लूडिंग एग्रीगेट डिमांड। तो ओनली एग्रीगेट डिमांड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं है। खासकर अगर हम अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई साइड बॉटलनेक्स भी हैं। और ये सप्लाई साइड बॉटलनेक्स इस तरह के हैं, वो चाहे आप कैपिटल ले लें, चाहे आप लेबर ले लें, चाहे आप अवेलेबल टेक्नोलॉजी ले लें, इन सब में प्रॉब्लम है। और इन सब की वजह से जो है आपका प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन आपके पोटेंशियल लेवल से कम रह जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एक ऐसा मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है जिसको हम देखेंगे। और एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटर्मिनेशन के बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है और क्यों ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना इंपॉर्टेंस रखता है, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति जनक मंदी। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।